हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इजी नोट का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट पेपर का। दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन गलत हैं हम उनको भी सही करके आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध काल का समय माना जाता है। तो बौद्ध काल का जो समय है वो हमारा 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध का कार्यकाल माना जाता है। तो महात्मा गौतम बुद्ध का जो कार्यकाल है वो 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है, ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार एवं पवित्र जीवन को। हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा उचित रूप से विचार किए जाने पर प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मणी शिक्षा का केवल एक रूप है, यह कथन किसने कहा है। तो यह कथन कहा है डॉक्टर मुखर्जी जी ने। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा पूर्णतः मठों से संबंधित थी और उन लोगों के लिए उद्दिष्ट थी जो संघ में प्रवेश करते थे अथवा प्रवेश का उद्देश्य भी रखते थे। यह कथन किसने कहा है। तो यह कथन कहा है हमारा डॉक्टर अल्तेकर जी ने। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मठों में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो मठ जो थे उनमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बल दिया गया है ज्ञान पर, निर्वाण प्राप्ति कर, कठोर वर्ण व्यवस्था पर या फिर शिक्षा पर। तो इसमें जो बल दिया गया है वो दिया गया है निर्वाण प्राप्ति पर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ है सुख की प्राप्ति, चिंतन की समाप्ति, इच्छाओं की समाप्ति, इच्छाओं की प्राप्ति। तो गौतम बुद्ध के अनुसार जो निर्वाण का अर्थ है उसका मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं को मार दें, इच्छाओं की समाप्ति। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, महात्मा गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। 4 आर्य सत्यों में 4 आर्य सत्य हैं। पहला है कि दुख है, दूसरा है कि दुख का कारण है, तीसरा है कि दुख के कारण के उपाय हैं, दुख के निवारण में ही हमें अष्टांगिक मार्ग भी देखने को मिलती हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण होता था। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण जो होता था वो बौद्ध संघों का होता था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तो जो प्रमुख उद्देश्य था वो था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म ग्रंथों का पठन, ध्यान, मनन करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक भावनाओं का विकास करना। ये सारे कथन सही है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों का कारण किसको माना है। तो गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों का कारण अज्ञानता को माना है। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य धन उपार्जन करना, निर्वाण प्राप्त करना, बौद्ध धर्म का प्रचार करना। इनमें से ये सारे ऑप्शन हमारे सही है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी व्यक्ति प्रधान, धर्म प्रधान, समुदाय प्रधान, जाति प्रधान। तो बौद्ध के समय में जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी वो समुदाय प्रधान थी। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल जी ने करवाई थी। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में, मठों व विहारों में, मकतब व मदरसों में, विश्व भारती में। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, मठों व विहारों में। अगला हमारा, उपसंपदा संस्कार होता था। तो उपसंपदा संस्कार जो है वो बौद्ध काल में होता था। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध काल में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते थे जिन्हें कहा जाता था। तो जो बौद्ध काल में जिन विशेषज्ञों को अधिक एक विषय से ज़्यादा विषयों को ज्ञान होता था उन्हें हम उपाध्याय कहते थे। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा कितने रूपों में व्यवस्थित थी? तो बौद्धकालीन शिक्षा के जो रूप थे वो अगर पूछा जाए कि स्तर क्या था, तो स्तर त्रिस्तरीय थी। अगर यहाँ पे दे रखा है प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष से प्रारंभ होती थी? तो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 6 वर्ष से प्रारंभ होती थी। अगर यहाँ 8 वर्ष दे रखा होता तो हम 8 वर्ष को लगाते। हमें या तो 6 दे रखा होगा या 8 दे रखा होगा, कोई एक दे रखा होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पवज्जा संस्कार कितने वर्ष की अवस्था में होता था? तो जो पवज्जा संस्कार है वो हमें 6 वर्ष की अवस्था में होता था। 6 वर्ष या 8 वर्ष, हमें एक ही ऑप्शन दे रखा होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी? तो प्रारंभिक शिक्षा थी वो हमें मठों में दी जाती थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक द्वारा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि मंत्र का उच्चारण कब किया जाता था? तो ये उच्चारण शिक्षा प्रारंभ करने के समय किया जाता था। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब होता है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। अगला है संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, और इसी को हम त्रिशरण बोलते थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पवज्जा संस्कार के बाद कितने आदेश दिए जाते थे? तो हमें पवज्जा संस्कार के बाद 10 आदेश दिए जाते थे। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, जो उपसंपदा संस्कार होता था वो 10 जो शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी होते थे, जब तक वो 10 नहीं हो जाते थे तब तक उपसंपदा संस्कार नहीं होता था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम थी? तो पाली भाषा थी, क्योंकि बात बौद्ध काल की हो रही है। अगर आपका प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो परीक्षा में पूछा जाएगा कि बौद्ध काल में प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम क्या था? तो पाली। उच्च शिक्षा में अध्ययन की अवधि कितने वर्ष थी? तो उच्च शिक्षा में अध्ययन की जो अवधि है वो हमारी 12 वर्ष थी। और यही पूछा जाए कि प्राथमिक शिक्षा में अध्ययन की अवधि कितनी है? तो प्रारंभिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा में जो अध्ययन की अवधि है वो 6 वर्ष है। हमारा अगला प्रश्न है, उपसंपदा संस्कार के बाद प्रारंभ होती थी? तो हमारी उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी। बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा संस्था थी मठ, परिषद, शास्त्रार्थ या फिर बिहार? तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाएं थी? तो बिहार, मठ, शास्त्रार्थ ये सारी, तो इनमें सभी। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा बौद्ध वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम चलते हैं मध्यकाल पर। मध्यकाल को भी सॉल्व कर लेते हैं, और मध्यकाल में बहुत से प्रश्न गलत हैं, जो गलत हैं हम उनको सही करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। दोस्तों अगर यहीं पे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 1191 ईस्वी में किसकी हार हुई थी? तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ, और ये युद्ध तराइन में हुए थे। ये तराइन की लड़ाई या फिर तराइन का युद्ध बोला जाता है। तो तराइन के मैदान में ये युद्ध हुए थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना हुई? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे जो वंश हैं वो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश हैं। इसकी ट्रिक है, गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल खिले तुम शायद लोगे। और इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है कि 1206 से हमारी जो शुरू होती है वो 1526 तक जाती है। अब 1206 से 1526 तक जाएगी, तो हम इसको किस तरीके से रिलेट करेंगे? तो देखिए मैंने बताया गुल खिले, तो गुल का मतलब गुलाम वंश, गुलाम वंश जो है वो 1206 से 1290 है। खिलजी वंश, तो खिलजी वंश जो है वो 1290 से 1320 है, गुल खिले हो गया। तुगलक वंश, तुम शायद लोगे, तो तुगलक वंश है 1320 से 1412। यहाँ पर अगर 1414 भी दिया जाएगा तो वो भी आपका सही रहेगा, और 1320 है तो ये भी वो 1412 है
तो ये भी सही है। लेकिन अगर 1414 देते हैं तो हम उसको लगाएंगे, ना कि 1412 को। हमारा अगला है सैयद वंश। सैयद वंश अब 1412 के बाद का 2 साल का गैप है, तो यहाँ है 1414 से 1556 ईस्वी, 1451 से हमारा अगला प्रश्न है सैयद वंश। तो सैयद वंश शुरू होता है हमारा 1414 से 1491 तक। लोधी वंश जो है वो शुरू होता है हमारा 1451 से 1526 तक। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, गुल खिले तुम शायद लोगे, इस तरीके से हम रिलेट कर लेंगे और हम इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है मुगल वंश की स्थापना हुई 1320 से 1412 ईस्वी में, 1414 से 1451 ईस्वी में, 1526 से 1757 ईस्वी में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दे रखा है वो मुगल वंश की स्थापना। तो मुगल वंश की स्थापना जो है वो उसका जो समय है वो 1526 से लेकर 1857 ईस्वी है। 1857 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें क्लाइव जीत गया था और उसके बाद से मुस्लिम शासन खत्म हो गया था। तो जब क्लाइव जीत गया था तो क्लाइव के बाद अंग्रेजी शासन आ गया, लेकिन यहीं पे 1857 होना चाहिए था, बट यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया जिससे 1757 इसमें छप गया है। तो आप इसको सही कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जो भारत में प्रतिरूपित की गई और नई भूमि में विकसित हुई, जिसका ब्राह्मणीय शिक्षा से अल्प संबंध था। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन हमारा कहा था डॉक्टर F.E. केइन है। डॉक्टर F.E. केइन का पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो भारत का पहला मुसलमान शासक मोहम्मद गौरी था। हमारा अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद मुस्लिम शासन का श्री गणेश हुआ? तो दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें ये जो श्री गणेश दे रखा है इसका मतलब होता है कि श्री गणेश का मतलब है कि अगर आपको पूछा जाए कि किस युद्ध के बाद मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई, तो वो मुस्लिम शासन की जो शुरुआत है वो हमारी होती है तराइन के युद्ध से। ठीक है दोस्तों, तराइन के युद्ध से मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है और प्लासी के युद्ध में इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको रिलेट कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है तराइन का युद्ध किस सन में हुआ था? तो तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था। ये युद्ध हमारा जो है तराइन का युद्ध 1192 वाला, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। जिसमें हमारा अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये तराइन के युद्ध हुए थे। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा भारतवर्ष में इस्लामी शासन कब से कब तक रहा? तो भारतवर्ष में जो इस्लामी शासन है ये 800 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक है। तो इसमें एक भी आंसर सही नहीं है, तो हम इसको सही कर लेंगे। या तो हम 800 से 1797 ईस्वी ही बुक्स में भी दे रखा है, तो इसमें एक भी आंसर सही नहीं है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हम इसमें आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, उपयुक्त सभी। तो आंसर है उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप से जाना जाता है? तो मध्यकालीन शिक्षा को मुस्लिम कालीन शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मध्यकालीन शिक्षा दी जाती थी, तो मध्यकालीन शिक्षा जो थी वो मकतब व मदरसों में दी जाती थी। मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, तो वो मकतब में। मध्यकालीन भारत में शिक्षा को संगठित एवं सहारा देने का कार्य राज्य पर था। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये राज्य पर था। हमारा अगला प्रश्न है मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति किस सम्राट के शासन काल में हुई है? तो हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासन काल में सबसे ज़्यादा उन्नति हुई है। हमारा अगला प्रश्न है मकतब किस भाषा का शब्द है? तो जो मकतब है वो हमारा
मकतब अरबी भाषा का शब्द है। अब यहीं पे पूछ लिया जाए कि मदरसा किस भाषा का शब्द है, तो मदरसा फारसी का शब्द है। आप इससे रिलेट कर लीजिए कि जो प्राथमिक शिक्षा थी वो मकतब में दी जाती थी, और मकतब में दी जाती थी तो वो अरबी भाषा है। और अगर बात की जाए कि उच्च शिक्षा, तो उच्च शिक्षा फारसी भाषा में दी जाती थी जो मदरसे थी। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मकतब में प्रवेश के समय रस्म होती थी, तो ये बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी। अगला प्रश्न है हमारा, प्राय मस्जिद से जुड़ा हुआ मकतब प्राथमिक विद्यालय है जिसका मुख्य कार्य बालकों को कुरान के उन अंशों की शिक्षा देना था जिन्हें धार्मिक कार्यों और उनकी आस्थाओं को पूर्ण करने की दिशा में मन से जानने की अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन हमारा कहा था डॉक्टर F.E. केई ने। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम काल से ज़्यादातर कथन पूछे जाएंगे तो उनको डॉक्टर F.E. केई ने ही कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह का क्या अर्थ है? तो बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है प्रारंभ करना, क्योंकि शिक्षा प्रारंभ होती थी तो प्रारंभ करना। बिस्मिल्लाह खानी संस्कार की विधि कब की मानी जाती थी? तो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, माँ बाप के द्वारा बच्चों को दी जाने वाली सभी भेंटों में उदार शिक्षा की भेंट सर्वोत्तम है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन मोहम्मद साहब ने कहा था। आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, दान में धन की अपेक्षा अपने बच्चों को देना कहीं अधिक है। दान में धन की अपेक्षा अपने बच्चों को देना कहीं अधिक अच्छा है। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी पवित्र होती है। इस बात को कहा था मोहम्मद साहब ने। हमारा अगला प्रश्न है, मकतबों में शिक्षण की विधि थी तो मौखिक थी। अगला प्रश्न है हमारा, मदरसा शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो मदरसा शब्द जो है वो फारसी भाषा के दरस शब्द से लिया गया। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मदरसे उच्च शिक्षा के स्कूल थे। वे सामान्यतः मस्जिदों और दरगाहों से जुड़े थे। उनमें से कुछ विश्वविद्यालय के स्तर के अनुरूप उन्नति कर गए थे। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था डॉक्टर F.E. केई का। हमारा अगला प्रश्न है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मदरसों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? तो जो मदरसे थे उनमें उच्च शिक्षा दी जाती थी। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, अरबी एवं फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून, ज्योतिष, गणित, इतिहास, भूगोल, यूनानी, चिकित्सा और कृषि आदि शिक्षा किस शिक्षा के अंतर्गत आती थी? धार्मिक शिक्षा की, उच्च शिक्षा की, लौकिक शिक्षा की या फिर प्राथमिक शिक्षा की? तो ये आती थी हमारी लौकिक शिक्षा की। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षकों का समाज में उच्च स्थान था और यद्यपि उनका वेतन अल्प था तथापि उनको सार्वजनिक सम्मान और विश्वास प्राप्त था। ये बात कही है जफर ने। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के छात्र को अद्वितीय प्रतिभा प्रदर्शित करने पर कौन सी उपाधि विभूषित की जाती थी? तो तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के छात्र को फाजिल की उपाधि दी जाती थी। धर्मशास्त्र के छात्र को उपाधि दी जाती थी। तो जो धर्मशास्त्र थे उनकी उपाधि को हम आलिम कहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, निजी घरों में बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा देने के लिए मकतब थे जहां अधिक आयु की स्त्रियों को उनको कुरान, गुलिस्तान, बोस्तान, सदाचार की पुस्तकें पढ़ाती थी। यह कथन है। तो ये भी कथन हमारा यूसुफ हुसैन ने कहा है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज आपको मैंने बौद्धकाल शिक्षा और मध्यकाल शिक्षा के इजी नोट्स के सारे प्रश्न करा दिए हैं। इसमें जो भी प्रश्न गलत थे उनको मैंने सही करके करा दिया आपको। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।